हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 4 मार्च को अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक वायरल पेपर है अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए और आपके इस बार 4 मार्च के पेपर में 100% पूरा यही छपने वाला है। यानी ये जो बताए गए इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्च के बोर्ड एग्जाम में पूरा आएगा। इससे बाहर आप लोगों को एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को पेपर देने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पेपर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है जो आपके इस बार 4 मार्च के पेपर में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 2025 का ये पेपर है अर्थशास्त्र का। पेपर कोड भी आप लोग देख सकते हैं, 900 FN पेपर कोड है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा और यहाँ पर आपका नाम रहेगा। उसके बाद में पूर्णांक आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का होता है क्लास 12 में 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट के लिए। निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग भी पेपर जब आप लोग दीजिएगा तो 15 मिनट जो पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो पहला इसमें जो पॉइंट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी ये जो पेपर दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, इसमें जो सभी प्रश्न बताए गए हैं वो सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, उसका उत्तर आप लोगों को देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 300 शब्दों में आपको देना है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट निर्देश की बात। उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सामने दिए हैं, यानी जो भी प्रश्न होगा लाइक बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या आपका जो दीर्घ उत्तरीय, सभी के लिए इसमें प्रश्न बताए गए कि ये इतने नंबर का है, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। टोटल यहाँ पर आपके स्टूडेंट 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं हैं। अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। ए आपका उत्पादन उपभोग निवेश, बी उपभोग विनाश विकास, या सी निवेश व्यय बचत, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उत्पादन उपभोग और निवेश हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, ये बहुविकल्पीय का है स्टूडेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये शुरू में ही पूछ लिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये शुरू में ही ऐसे ही क्वेश्चंस आपके 4 मार्च के पेपर में भी आएगा। 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंपलसरी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। तो इनमें से डी वाला विकल्प जो है उपकरण हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी उपकरण को इसमें क्या है पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए बहुविकल्पीय का कि भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है, यानी कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और याद रखिए चाहे 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1000 हो या 2000 या 10-20 कुछ भी रुपये हो, तो वो भैया जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी तीसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंतिम वस्तुओं, देखिए अंतिम वस्तुओं के निर्गत नियोजित मूल्य को कहते हैं। तो भैया निर्गत नियोजित मूल्य को क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया प्रत्याशित माप, यानी 4 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्याशित माप करेक्ट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि है। तो भारत सरकार की जो वार्षिक बजट होता है स्टूडेंट वो 1 साल में पेश किया जाता है, यानी 1 साल के बीच में क्या हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में क्या है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता रहता है, तो 31 मार्च के जो लास्ट में पेश करना होता है बजट, यानी पूरे भारत का बजट क्या था, ठीक है, किस प्रकार से जीडीपी में ग्रोथ आया, तो ये सारी चीज़ें बतानी रहती है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी वाला। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है स्टूडेंट,
कि निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है, यानी इनमें से वो कौन सा कार्य है जो विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये गलत है, ये चारों ऑप्शंस क्या है स्टूडेंट, एक गलत दे दिया गया है, क्योंकि इसका ये वाला जो क्वेश्चन है इसका उठाकर इसमें कर दिया गया है और ये वाला का इस पे कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हस्तांतरण हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो राइट आंसर बताया जा रहा है वो हस्तांतरण हो जाएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन का हस्तांतरण, साखकारी, पूर्वोपार्यकार, यानी यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है यहाँ पर ए सभी हो जाएगा। ठीक है, मैं लगा दूंगा एक पट्टी, ठीक है, आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये कंप्यूटराइज में गड़बड़ी हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का निर्णय लिया जाता है। तो केंद्रीय समस्याओं का जो निर्णय लिया जाता है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, इसका ऑप्शन ये है स्टूडेंट, बाजारी शक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, सरकार द्वारा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट है। एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं में यहाँ पे देखिए सरकार, ठीक है, सरकार द्वारा केंद्रीय समस्याओं का निर्णय लिया जाता है। तो 7 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। तो MRS निम्नलिखित में से जो पाई जाती है वो पाई जाती है अनिधिमान वक्र विश्लेषण में। अनिधिमान वक्र विश्लेषण, MRS का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल, ठीक है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल, ऐसा है इसका। 8 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल। 9 नंबर क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र के लागू होने के कारण यू आकार का होता है। तो भैया यू आकार में क्या सामान्य प्रतिफल होता है, प्रवृत्ति अनुपात होता है, बढ़ते प्रतिफल होता है या घटते प्रतिफल हो जाता है। तो इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्ती अनुपात हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है। तो संतुलन कीमत में जो निचली कीमतों पर होती है वो अधिभाग हो जाती है, यानी 10 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जो कि टोटल 8 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र में पूछा जाता है। ठीक है, टोटल 8 ही क्वेश्चन होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जब आप इसका उत्तर देंगे तब आपको 3 नंबर दिया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको एग्जामिनर भैया 3 नंबर देगा। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, यानी पूरे पेपर का स्टूडेंट मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए। तो हमें समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण देना है। इसका उत्तर देखिए, समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण इस प्रकार है। सबसे पहला है भारत में बेरोजगारी का अध्ययन तथा दूसरा है भारत में कीमत व्यवहार का अध्ययन। ये दोनों पॉइंट हैं जो कि समष्टि अर्थशास्त्र या आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, राष्ट्रीय आय अथवा कारक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद RNP एक, यहाँ पे देखिए RNP, यानी इसका जो RNP का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा तथा शेष विश्व से एक वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित कारक आय है। ये घरेलू कारक आय और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग्य है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मुद्रा की क्रय शक्ति में हास्य से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, यदि सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के रूप में बढ़ती है तो मुद्रा का जो मूल्य है किसी वस्तु के सापेक्ष घट जाता है, क्योंकि इस स्थिति में मुद्रा की एक इकाई कम वस्तुओं को खरीदेगी, इसे ही मुद्रा का क्रय शक्ति में हास्य कहा जाता है। तो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका भी आंसर दे दिया है स्टूडेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आप लोग क्या है वीडियो रोक कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बजट संबंधी घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए।
3 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष ब्रैकेट में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों की और खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। ये वार्षिक वित्तीय ब्यौरा ही सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। एक प्रकार से जो हमारी निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है, आने वाली टाइम में जो 31 मार्च को एक प्रकार से स्पीच इनको दे रहा होगा कि भैया जो सरकार का बजट था एक साल में, इन्होंने भैया अपने बजट में क्या पेश किया, ठीक है, देश में बढ़ोतरी हुई, देश में किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर बढ़ोतरी हुई, ठीक है, ये सब जो वित्तीय मंत्री होते हैं जो कि निर्मला सीतारमण जी है भारत की, उनको ये बताना पड़ेगा। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, अवमूल्यन और यहाँ पे देखिए पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है तब मुद्रा का पुनर्मूल्यन होता है। तो देखिए भैया अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन है ये किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आराम से वीडियो रोक कर देख सकते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में स्टूडेंट आने वाले क्वेश्चन है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा और इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि भैया इग्नोर करोगे तो पेपर में आएगा तो आप लोग बाद में पछताओगे, क्योंकि कहा गया है जब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेहनत अभी से करना प्रारंभ कर दो और सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लो। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। सबसे पहला है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या, यहाँ पे देखिए क्या, कैसे और किसके लिए। देखिए इसमें क्या है, उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा है बाजार शक्तियों का निगमन या नियमन अथवा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सोचने वाली बात क्या है, जैसे जो सोचने वाली तो बात है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है लघु उत्तरीय में क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए करें, ठीक है, और कैसे करें। ये 3 पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है मैंने इसका आंसर एक अलग टॉपिक में बनाया हुआ है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, क्लास 12 इकोनॉमिक्स बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं लेकर आता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन लागत वक्र, इसमें देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आ जाता है कि आकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए परिवर्ती अनुपात के नियमानुसार ये वक्र यू आकार के होते हैं। परिवर्ती अनुपात के नियमानुसार ये वक्र कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 17 नंबर, इसका भी आंसर दे दिया है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है किसका, अति लघु उत्तरीय का। ठीक है, अति लघु उत्तरीय का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 18 नंबर, आपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो आपूर्ण प्रतियोगिता है इसकी कोई हमें 3 विशेषताएं लिखनी है। इसका उत्तर देखिए, आपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। अब वो 3 विशेषताएं निम्नलिखित कैसी है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है इसमें क्रेताओं यानी क्रेताओं, विक्रेताओं एवं फर्मों की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होती है। यानी जो फर्मों की संख्या है ये पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा क्या होती है स्टूडेंट, ये कम होती है। दूसरा है इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जो क्रेताओं और विक्रेताओं हैं इनको जो बाजार की स्थिति है इनको क्या है एक प्रकार से पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। परिणाम स्वरूप बाजार में कीमतें भिन्न होती है। जो बाजार में कीमतें क्या होती है स्टूडेंट, वो भिन्न होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें वस्तु विभेद होता है। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु की बाजार मांग में अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करती है। तो ये जो 3 पॉइंट है कि आपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं बताइए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक भी ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए।
अब स्टूडेंट देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि अति लघु उत्तरीय जो हमारा प्रश्न था वो मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिया है। अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल 6 प्रश्न होता है और टोटल 6 नंबर का एक ही प्रश्न होता है, यानी टोटल 6 क्वेश्चन होता है। छकाक 36 नंबर हमारा इस वीडियो में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर एग्जामिनर देगा। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसका भी आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मुख्य विशेषताएं हैं इनका हमें क्या करना है स्टूडेंट, संक्षेप में वर्णन करना है। इसका उत्तर देखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इसमें कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया। सबसे पहला देखिए, किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट, यानी पॉइंट के थ्रू बताया गया है। और आप लोगों को स्टूडेंट कॉपी लिखना नहीं आता कि इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखे पेपर में, तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर। आप लोग अभी भी नहीं तो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि भैया कॉपी कैसे लिखते हैं। पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है कि आपको इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखना है, उसका चित्र कैसे बनाना है, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो वो कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। दूसरा पॉइंट देखिए, सभी विक्रेता एक वस्तु की समरूप इकाइयाँ बेचते हैं, तदनुसार कीमत पर आंशिक, यहाँ पे देखिए, आंशिक नियंत्रण भी संभव नहीं होता है। बाजार में एक समान कीमत ही पाई जाती है। देखिए फर्म, यहाँ पे देखिए, फर्म के मांग वक्र ब्रैकेट में है औसत संप्राप्ति वक्र या कीमत रेखा ब्रैकेट बंद को अक्ष, यहाँ पे देखिए अक्ष, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष के समांतरण, यहाँ पे देखिए समांतरण एक क्षैतिज सरल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। जो प्रचलित कीमत है इसके बारे में क्या है, पूर्ण जानकारी होती है। चौथा पॉइंट है, एक फर्म उद्योग में प्रवेश व उसे, यहाँ पे देखिए प्रवेश व उसे किसी भी समय छोड़कर जा सकती है। फलस्वरूप दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्रचलित होते हैं। फलस्वरूप क्या है, दीर्घकाल में केवल क्या है, सामान्य लाभ ही प्रचलित होते थे। तो जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसका आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संतुलन कीमत तथा मात्रा कीमत किस प्रकार प्रभावित होती है तब उपभोक्ताओं की आय में। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है, पहला ए करके है वृद्धि होती है, बी है कमी होती है। तो दोनों के बारे में बताया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर दे दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले ए के बारे में बताया गया जो कि वृद्धि होती है। देखिए, एक सामान्य वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होने का अर्थ उसकी मांग में वृद्धि का होना है। तद अनुसार मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो, तद अनुसार जो मांग वक्र है क्या दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा तथा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में ही वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। बी वाला है, एक सामान्य वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की आय में कमी होने का अर्थ उसकी मांग में कमी होना है। तद अनुसार मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा तथा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में ही कमी की प्रवृत्ति होगी। तो ए और बी वाला जो है, एक है वृद्धि होती है, एक है कमी होती है, दोनों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र की 2 सामान्य विशेषताएं बताइए। हमें केवल 2 ही सामान्य विशेषताएं बतानी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की 2 सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला विशेषताएं देख लेते हैं, पॉइंट के थ्रू बताया गया है और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि एग्जामिनर को समझाना होता है। अब आप लोग जब कॉपी लिखना जान जाएंगे, ठीक है, तो आपका एक 100 में से जो 100 का टारगेट रहता है वो पूरा हो जाएगा। 100 में से 100 लाना काफ़ी लोग सोचते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी पॉसिबल शब्द छुपा होता है। तो जो टॉपर होते हैं भैया वो 100 में 100 लेकर आते हैं, आप लोग भी जानते होंगे ना। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है, समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों का पालन राज्य वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसी संस्थाएं करती है। भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि ऐसे प्रत्येक वैधानिक निकाय को सार्वजनिक लक्ष्यों का
अनुपालन करना होगा। ये लक्ष्य व्यक्तिगत कल्याण ब्रैकेट में है जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद से संबंधित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद और उससे क्या है, संबंधित नहीं होते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया सामान्य विशेषताएं का। दूसरा पॉइंट देखिए दिया हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ताओं को आर्थिक संस्थाओं का परिनियोजन करने, यहाँ पे देखिए परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के हित के लिए नहीं होता। इस अनुपालन का संपूर्ण देश और उसके नागरिक के कल्याण हेतु किया जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट बताया गया है स्टूडेंट, समष्टि अर्थशास्त्र की 2 सामान्य विशेषताएं बताइए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का भी मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर स्टूडेंट दिया हुआ ये 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन घबराइएगा। देखिए स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। निवल निवेश, देखिए निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है, कौन प्रवाह। होज में पानी के प्रवाह में निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। 2 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट स्टॉक और प्रवाह में भेद कीजिए, और 4 नंबर दिया जाएगा इन सभी के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, स्टॉक तथा प्रवाह में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहला है स्टॉक समय के बिंदु से संबंधित है तथा प्रवाह समय अंतराल से संबंधित है। दूसरा है स्टॉक वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर पाई जाती है, जबकि प्रवाह वह मात्रा है जो एक निश्चित समय अंतराल में पाई जाती है। तो दोनों में देख सकते हैं स्टूडेंट जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद में देखिए तीसरा है स्टॉक में समय का दृष्टिकोण नहीं होता, जबकि प्रवाह में समय का दृष्टिकोण होता है। उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट में कि राष्ट्रीय पूंजी स्टॉक है, जबकि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह चर है। शुद्ध निवेश एक प्रवाह है, जबकि पूंजी स्टॉक है। एक निश्चित अथवा विशेष समय पर टैंक में पानी की मात्रा स्टॉक है, जबकि इसमें डाले गए पानी की मात्रा प्रवाह धारणा है। तो भैया देख सकते हैं कितना अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है स्टूडेंट, जो आपका ये क्वेश्चन था 22 नंबर। ठीक है, हालांकि आपको थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, ये बता रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। अंतिम जब यानी केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जब व्यावसायिक बैंक यहाँ पर देखिए जब जमाकर्ताओं के प्रति अनेक या प्रति के अपने दायित्व, यहाँ पर देखिए प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होते हैं तो केंद्रीय बैंक उनके बचाव के लिए आता है। केंद्रीय बैंक कुछ विशेष शर्तों पर सही जमानत के आधार पर आवश्यक साख प्रदान करता है, ठीक है, तथा संभावित खतरों से व्यावसायिक बैंकों को बचाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक के इस कार्य को केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के आधारभूत एवं महत्वपूर्ण कार्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कार्य के रूप में क्या है माना जाता है। तो जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन था, इसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय का है, जो कि 6 नंबर दिया जाएगा, और 6 नंबर पाना आसान बात नहीं है। बस आपको आंसर लिखना पड़ेगा और आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी किसकी, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 24 नंबर देखिए 24 नंबर क्या है, सरकारी बजट का क्या महत्व, इसके बारे में बता रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। सरकारी बजट का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला है ये सरकार की, इसमें पॉइंट के थ्रू बताया गया है स्टूडेंट। देखिए ये सरकार की राजकोषीय नीति ब्रैकेट में है राजस्व तथा व्यय नीति को प्रतिबिंबित करता है। ये देश की समृद्धि तथा विकास की गति को मार्ग देता है, ये स्पष्ट करता है। दूसरा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये प्राथमिक घाटे को प्रतिबिंबित करता है। ये सभी घाटे मिलकर देश में वित्तीय अनुशासन की मात्रा को बताते हैं। तीसरा है सरकारी बजट राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अक्सर इसका उपयोग देश में, यहाँ पर देखिए देश में स्फीतिक या अस्फीतिक अंतराल की स्थितियों को ठीक करने में किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, सरकारी बजट आय तथा धन के वितरण में समानता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को प्रतिबिंबित करता है। तो जो क्वेश्चन बताया गया था कि सरकारी बजट का क्या महत्व है, ये मैंने बता दिया इसका आंसर। ठीक है, सरकारी बजट का महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक भी लीजिए आप लोग और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ कर आंसर दीजिएगा पेपर में। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या पूछा गया है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अधिनिवार्य वक्र को स्पर्श करती है, आरेखों की सहायता से समझाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका देखिए अथवा करके दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को मापने के किसी एक विधि को समझाइए। तो देखिए अथवा करके दोनों में से किसी एक को करना है, जो आप लोगों को अच्छा लगे कर लीजिएगा पेपर में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन है 10 नंबर का। अथवा करके पूछा गया है कि किस के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तो ये भी दिया हुआ है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है कि उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए, चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए। तो टोटल स्टूडेंट 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल कितने 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। पेपर में आपको करना केवल 3 है, लेकिन आप ये सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग स्टूडेंट कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखनी है। पूरी कॉपी मैंने लिख कर बताया आप लोगों को, तो जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जो पूरा पेपर था मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लीजिए। और इसी तरीके से मैं इस चैनल पर जो हमारे आर्ट के विद्यार्थी हैं, जो हमारे आर्ट साइड के, मैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी कराता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।